नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा। कल हमने पढ़ा आधुनिक काल गद्य खंड और गद्य कैसे लिखा गया, आदि काल में उसका क्या क्या प्रोसेस रहा, भक्ति काल में कौन कौन से गद्य लिखे गए। आगे जो है जब आधुनिक काल में हम गद्य लिखना शुरू किए तो किस प्रकार से, पहले किस भाषा की शुरुआत हुई, पहले पद्य और गद्य दोनों मिला करके लिखा गया। फिर आगे हम लोग ने पढ़ा उपन्यास पे, उपन्यास की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, पहला उपन्यासकार कौन है, पहला उपन्यास क्या है, ये सब हम लोग देखे थे। अब आगे आते हैं। कल हम लोगों ने कर लिया था, एक उपन्यास था पंडित गौरी दत्त का। कौन सा उपन्यास था बताइए। देवरानी जेठानी की कहानी। अब उसके बाद, और उसको मानता कौन है, देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास कौन मानता है। कल की क्लास में हमने बताया भी था, बताइए। डॉक्टर गोपाल राय उसको मानते हैं कि वो हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है। और परीक्षा गुरु को कौन मानता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परीक्षा गुरु से हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये लिखा गया 1882 में, सन 1882 में। और इसको पहला उपन्यास कौन मानता है, आचार्य शुक्ल। ठीक। और इसके रचनाकार लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास। ठीक। चलिए, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 को हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। आगे आइए। डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास ना मानकर श्रद्धाराम फुलौरी कृत भाग्यवती 1877, ध्यान दीजिए, देवरानी जेठानी की कहानी जो मैं बता रहा हूं, देवरानी जेठानी की कहानी, ये लिखा गया 1870 में, 1870 में। इसके रचनाकार पंडित गौरी दत्त, गौरी दत्त। ठीक। और भाग्यवती लिखा गया 1877 में, इसके रचनाकार हैं, इसके उपन्यासकार कौन है, श्रद्धाराम फुलौरी। और परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास दास, वो 1882 में लिखा गया। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ गया शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास ना मानकर श्रद्धाराम फुलौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ठीक है। आगे आइए। खूब मेहनत से पढ़िए, एग्जाम नियर है। जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क करिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्रम, कवियों का क्रम जो पूछा जाता है, रचनाओं का क्रम जो पूछा जाता है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। ज्यादा फोकस हमको हमारे टेक्स्ट पे करना है। टेक्स्ट से अब क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे आइए। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास मतलब परीक्षा गुरु को नई चाल की पुस्तक माना है। सही चाल हो गया है, नई चाल। नई चाल की पुस्तक परीक्षा गुरु को किसने माना, लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक। यद्यपि उन्होंने उपन्यास ना मानकर एक वार्ता ग्रंथ कहा है, वार्तालाप ग्रंथ। ठीक है। चलिए, परीक्षा गुरु की रचना प्रक्रिया। परीक्षा गुरु की रचना प्रक्रिया में जिस पुस्तक या ग्रंथों का आधार लिया गया उसके बारे में स्वयं श्रीनिवास दास कहते हैं, और कहाँ कहते हैं, उपन्यास की भूमिका में, कि इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तां वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लाइव वेकन और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली। मतलब इन्होंने क्या किया कि जब उपन्यास लिखना शुरू किया तो इन्होंने कई भाषाओं के ग्रंथों को पढ़ा, संस्कृत को भी पढ़ा, फारसी को भी पढ़ा, उर्दू को भी पढ़ा। और एक कहा जाता है कि जब आप 2000 पेज पढ़ लेते हैं, ऐसा माना जाए, जब आप 2000 पेज पढ़ लेते हैं तब आप 2 लाइन लिखने के अधिकारी होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया कि आजकल हम लोग पढ़ते नहीं है, किसी चीज को तुरंत क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो पहले पढ़ना, और अच्छा लेखक वही होता है जो अच्छा पढ़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छा दूसरे को सुनता है।
ठीक, अगर हम दूसरे को सुनेंगे नहीं तो उस पर अपना विचार कैसे देंगे। चलिए, वस्तुतः परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना बंगला उपन्यासों के आधार पर ना होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों पे हुई है। लेखक के उपन्यास में उपदेशपरक और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। स्वयं उन्होंने कहा है कि यह रचना अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है क्या, पर देखना इधर से आके। हो रही है, ठीक है, चलो। ला कोई नहीं। लाला श्रीनिवास दास ने पुस्तक के बारे में कहते हैं कि इस पुस्तक में संस्कृत फारसी एचओ हो गया। चलिए इसको छोड़िए। परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक, परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र, परीक्षा है लाला मदन मोहन। पात्र का नाम जरूर पूछा जाता है, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास सबसे पात्र का नाम जरूर पूछा जाएगा और कौन सा पात्र क्या करता है। अब परीक्षा गुरु से एक सवाल 101% आएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझसे मिलिएगा। मास्टर सिंधु दयाल, ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मिस्टर ब्राइट, पुरुषोत्तम दास, बाबू बैजनाथ, पंसारी का लड़का, हरगोविंद, लाला जवाहर, हरकिशोर कामनी, प्रियमवदा आदि। ठीक, इसमें प्रियमवदा है, प्रियमवदा, और एक काव्य में प्रियमवद नाम का पात्र है। इसमें असाध्य बीड़ा में, असाध्य बीड़ा में, और प्रियमवद ही बीड़ा को बजाता है। ठीक, चलिए। उपन्यास का प्रारंभ लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इस उद्धरण से होता है। चतुर मनुष्य को जितने में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिलता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रारंभ कहां से होता है? उपन्यास का प्रारंभ कि लॉर्ड चेस्टरफील्ड के इस उद्धरण से होता है। चतुर मनुष्य को जितने में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिलता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने में भी कुछ नहीं मिलता। इस उपन्यास में टोटल 41 प्रकरण हैं। सभी प्रकरणों का नाम क्रम से निम्नलिखित दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। नंबर 1, सौदागर की दुकान, अकाल में, अधिक मास, संगीत का कल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरके की पहचान, सावधानी होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध इंतजाम, जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पियु, सुरा शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, भूमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, आगे आइए, पतिव्रता, संशय, प्रमाणिकता और हाथ से पैदा करने वाले, ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 41 प्रकरण आते हैं। इसमें से एक आध प्रकरण का नाम हो सकता है पूछ ले, तो इसको जो भी जरूर देख लेना। वस्तुतः यह उपन्यास उद्देश्य प्रधान ना होकर उपदेश प्रधान है। क्या है? उपदेश प्रधान है, उद्देश्य प्रधान नहीं। यह उपन्यास क्या नहीं है? उद्देश्य प्रधान नहीं, बल्कि उपदेश प्रधान है। इस उपन्यास में दिल्ली के श्रेष्ठ मदन मोहन, जो इस कथाकार के नायक भी हैं, के बिगड़ने सुधारने की कथा है। उनके बिगड़ने सुधरने की कथा किसकी? सेठ मदन मोहन। इनको साहूकार भी कहा जाता दिल्ली का। ठीक, मदन मोहन के पास उसके चाटुकार मित्रों की भीड़ लगी रहती है। उसमें केवल ब्रज किशोर ही है जो मदन मोहन को कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए उपदेश देता है। मदन मोहन के पास उसके चाटुकार मित्रों की भीड़ लगी रहती है। उसमें केवल ब्रज किशोर ही है जो मदन मोहन को कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए उपदेश देता है। एक कहावत है कि जिसको गला काटना होता है ना, वो हाथ से हमेशा प्यार भरी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है। और जो आपको ये चाहेगा इसका नुकसान ना हो, फायदा भी हो, सब कुछ, वो आप जहां गलत करोगे वहां पे आपको रोकेगा भी। तो अपने साथ एक दो ऐसे मित्र जरूर रखने चाहिए जो हम जब गलत दिशा में जाए, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं चलता, तो वो वहां पे रोकें।
ऐसा नहीं बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वाला। एक शेर है कि मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। है? मदन मोहन का सज्जन मित्र ब्रज किशोर पेशे से वकील है, यही मदन मोहन का उद्धार करता है। प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मदन मोहन की म्यूनिसपैलिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु ब्रज किशोर इसका विरोध करता है। लेखक ने सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में सावधानी को आवश्यक बताया है। इसको अब देखिए। प्रबंध प्रकरण में प्रबंध प्रकरण में चाटुकार मित्रों द्वारा मदन मोहन की म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनाने की खुशामद करता है, किंतु ब्रज किशोर इसका विरोध करता है। किंतु ब्रज किशोर क्या करता है? लेखक ने सावधानी प्रकरण में मित्रों की परख में सावधानी, यानी कि चालाकी नहीं, सावधानी, चालाकी नहीं, ठीक, को आवश्यक बताया है। लेकिन एक चीज और जानिए कि रिश्ते को जब हम परखने लगते हैं ना, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्ते को अहमियत देना चाहिए, और दोनों तरफ से, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक तरफ से। रिश्ते को अहमियत देना चाहिए, ना कि रखना चाहिए। चलिए। उपन्यास में मदन मोहन का स्वभाव सरल, तरस, भोला, भावुक तथा डरपोक है, इसलिए वह जल्दी ही शर्माता है, उभराता है और चढ़ता भी है। ब्रज किशोर बेपरवाही तथा स्वतंत्रता पूर्वक बात करता है। वकील के होने के कारण वकील होने के कारण उसमें तार्किक क्षमता क्या है, ज्यादा है थोड़ा। चुन्नीलाल जुबानी जमा खर्च करने और कागज के घोड़े दौड़ाने में माहिर हैं, माहिर नहीं माहिर हैं, ठीक। शंभू दयाल मदन मोहन को रस का रसिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या करता है शंभू दयाल? क्या करता है शंभू दयाल? मदन मोहन को रस का रसिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, साथ ही स्वयं भी फूल के कोड़े की तरह चयन करने लगा। पेशे से यह अंग्रेजी शिक्षक है। क्या है? अंग्रेजी शिक्षक। चलिए। पंडित पुरुषोत्तम दास की अकल थोड़ी मोटी थी, इसलिए सभासदों ने उसे खिलौना बना रखा। बाबू बैजनाथ में विद्या थी, पर उसके अनुसार व्यवहार ना था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बाबू बैजनाथ रेलवे में नौकरी करते थे या नौकर थे। उपन्यास में मदन मोहन का कुमित्र कुमित्र मित्र नहीं कुमित्र चुन्नीलाल, शंभुदयाल और बैजनाथ, जो उसको हमेशा दुष्वृत्तियों की ओर ले जाता है, जिसके कारण मदन मोहन जेल भी चला जाता। मदन मोहन जेल में एक रात रहता है। गया ये। मदन मोहन की पत्नी अपनी सभी गहने बेचकर लाला ब्रजकिशोर की सहायता से मदन मोहन को जेल से छुड़वा लेती है। अपनी पत्नी का त्याग और कुमित्रों का कठिन समय अपनी पत्नी का त्याग और कुमित्रों का कठिन समय में मुंह फेर लेना, इसमें वह सीखता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। यही उसकी परीक्षा गुरु बन गई। देखिए, मदन मोहन जो था, उसको जेल हो जाती है, तो उसकी पत्नी क्या करती है? अपने गहने वहने बेच कर उसको छुड़ा के लाती है। तो उसमें कि त्याग और कुमित्रों का कठिन समय में मुंह फेर लेना, इसमें वह सीखता है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। यही उसकी परीक्षा गुरु बन जाती है। ठीक है। लाला मदन लाला मदन मोहन की पत्नी का नाम कामिनी है। क्या नाम है? कामिनी। चलिए। ब्रज किशोर की पत्नी का नाम प्रियमवदा है। परीक्षा गुरु उपन्यास में कम हिम्मत वाला व्यक्ति हकीम अहमद हुसैन है। इस उपन्यास में ज्येष्ठ, सावन और भादव महीने का जिक्र किया गया है। इस उपन्यास के पात्र अपने कार्य से ज्यादा वार्तालाप तथा एक दूसरे की चापलूसी में ज्यादा रुचि रखते हैं। ठीक। ब्रज किशोर की पत्नी का क्या नाम है? प्रियमवदा। परीक्षा गृह उपन्यास में कम हिम्मत वाला व्यक्ति हकीम अहमद हुसैन है। ठीक। कम हिम्मत वाला व्यक्ति कौन है? हकीम अहमद हुसैन। ठीक। इस उपन्यास में ज्येष्ठ, सावन और भादो
महीने का, भादों महीने का जिक्र किया गया है। इस उपन्यास के पात्र अपने कार्य से ज्यादा वार्तालाप तथा एक दूसरे की चापलूसी में ज्यादा रुचि रखते हैं। ठीक, चलिए। इस उपन्यास का मूल कथ्य यही है कि जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती वह एक बार परीक्षा से भली बात मन में बैठ जाती है। इसी कारण परीक्षा को गुरु कहा गया है। ठीक, इस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? इस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है कि जो बात 100 बार समझाने से समझ नहीं आती वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है। इसी कारण परीक्षा को गुरु कहा गया। क्या कहा गया? गुरु। इस उपन्यास में इंग्लैंड और यूनान के दृष्टांत को रखा गया है। ठीक, उपन्यास में मित्र और धर्म को अक्षरशः पालन उपन्यास में मित्र और धर्म को अक्षरशः पालन ब्रज किशोर ने किया। लाला मदन मोहन जिस दुकान से कांच का सामान खरीदता है उस दुकान का नाम मिस्टर ब्राइट है। ठीक, आगे आइए। भले बुरे की पहचान कराते समय ब्रज किशोर मदन मोहन को रामायण और महाभारत का उदाहरण देता है। भले बुरे की पहचान कराते समय ब्रज किशोर मदन मोहन को कहाँ का उदाहरण देता है? रामायण और महाभारत का उदाहरण देता है। लाला श्रीनिवास दास ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करते हुए भी अंग्रेजों की आर्थिक नीति पर करारा व्यंग्य किया है। लाला श्रीनिवास दास पर दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इन नेताओं ने भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, किंतु उसकी आर्थिक नीति की कटु आलोचना की थी। लाला श्रीनिवास दास पर किसका प्रभाव था? लाला श्रीनिवास दास पर, यानी कि इस उपन्यास के जो लेखक हैं। ठीक, लाला श्रीनिवास दास पर दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इन नेताओं ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था का समर्थन किया था, किंतु उसकी आर्थिक नीति को कटु आलोचना भी की थी। नीति की क्या की थी? कटु आलोचना की थी। नीति की कटु आलोचना किया इन्होंने। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। इस उपन्यास में लेखक ने समाजवादी और पाश्चात्य जगत से आयातित फैशन पर संस्कृत का उपहास किया है। परीक्षा गुरु उपन्यास में आनंद मोहन रासोन्मुखी सामंती संस्कृत का प्रतीक है। परीक्षा गुरु उपन्यास में आनंद मोहन रासोन्मुखी सामंती संस्कृत का प्रतीक है। ठीक, चलिए। इस उपन्यास की भाषा में स्थानीयता का प्राबल्य है। इसी कारण अनेक शब्दों में स्वर लोप दिखाई पड़ता, जैसे थकता, उसको जानते, मिलता आदि ने का सर्वत्र स्थानुस्वार प्रयोग किया गया है, जैसे अपने खाने, खर्चने और चैरने आदि। चलिए इसको छोड़ दीजिए सब। अब परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में विद्वानों की कुछ राय देख लेते हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन कहते हैं कि यह उपन्यास शिक्षाप्रद रचना है, जो भाषा आदि की प्रौढ़ता और अस्पष्टता की दृष्टि से महत्व रखता है। एक जगह और टंडन जी कहते हैं, नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की जो भावना आगे चलकर उत्तर भारतेंदु काल के उपन्यासों में मिलती है, उसका सूत्रपात इसी युग में किया जा चुका था, और इस दृष्टिकोण से उपन्यास की अनेक प्रवृत्तियों का श्रेय इसी युग की रचनाओं को है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष, संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संयत, संपत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष कहते हैं, लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष, संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। अतः उनकी भाषा संपत और साफ सुथरी तथा रचना बहुत कुछ सोद्देश्य होती थी। चलिए, बच्चन सिंह इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता बच्चन सिंह कहते हैं कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए
ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। ठीक। अखबारों की कद्र न करने की चिंता की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है। इसी तरह उस युग को सामंतों में समेटने का, समतों में समेटने का प्रयास लाला जी ने किया है, वह प्रशंसनीय है। ठीक। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर आगे कहते हैं कि परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। ठीक है, क्या कहते हैं? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास कहते हैं कि परीक्षा गुरु अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक, यह उपन्यास अनुभव और उपदेश मिलन की एक सांसारिक वार्ता है। ठीक। चलिए, प्रकरणों की सूक्तियों पे आ जाते हैं, थोड़ा क्या क्या है इसमें। ठीक है, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अधिक प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता, मूर्ख को उसे, ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक। शाहबासी शाहबासी बस होत नृपगुण कुल रीत विहाय, नृप युति अरु तरुलता मिलत प्राय संग पाए, यह हितोपदेश। यानी कि संगीत का फल प्रकरण से, संगीत का फल जो प्रकरण है उसमें ये बात कही गई है। आगे आ जाइए। धर्म अर्थ शुभ कहत कोठे काम, अर्थ कहियान कहत धम्म कोड अर्थ कोट लोनह मिल शुभ जान। ये कहां से है? भले बुरे की पहचान प्रकरण से। कहां से? भले बुरे की पहचान भले बुरे की पहचान प्रकरण से। ठीक। एक साथी एक साधी सब साधी सब जाए, जो गई स्त्रीचे मूल को फूले फले आ, ये सब में हो प्रकरण से। ये किसका है? कबीर का दोहा है, सब में हो प्रकरण में। आगे आ जाइए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। कारज को अनुबंधा लख हर उत्तर फलचाई, पुन अपनी सामर्थ्य लख करे कि ना चारी। ये किससे है? प्रबंध यानी कि इंतजाम प्रकरण से। फिर आगे आ जाते हैं। आत्मा को आधार और साक्षी आत्मा जान, निज आत्मा को भूले करिए नहीं अपमान। ये सुख दुख प्रकरण से। किसमें? सुख दुख प्रकरण से। ठीक। जो के सब प्राणीन सो होए सरलता भाव, तब तीरथ अभिषेक तो ताको अधिक प्रभाव। ये कहा किस प्रकरण से है? स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार से। नर को भूषण रूप है, रूप को गुण जान, गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा ज्ञान को मान। क्षमा प्रकरण से। ठीक, किस प्रकरण से है? क्षमा प्रकरण से है कि नर को भूषण रूप है, रूप को गुण जान, गुण को भूषण ज्ञान है, क्षमा ज्ञान को मान। ठीक, क्षमा प्रकरण से। स्तुति निंदा को करही, लक्ष्मी हरही की जाए, मरे जिए न धीरजन धार कुमारक पाए। ये किससे है? स्वतंत्रता से। आगे आ जाइए। पति के संग जीवन मरण, पति हर से हर्षाए, स्नेहमयी कुलमार की उपमा लखी न जाए। ये किससे? पतिव्रता से। चलिए आगे आ जाइए। परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण कथन कुछ देख लेते हैं हम। परीक्षा हुए बिना किसी को सच्चा मित्र भी नहीं कहा जा सकता। परीक्षा हुए भी किसी को सच्चा मित्र नहीं कहा जा सकता। ठीक। भले बुरे मनुष्य की परीक्षा समय पाकर अपने आप हो जाएंगी। जब तक मनुष्य की परीक्षा ना हो, साधारण बातों में उसके जाहिरी बर्ताव पर दृष्टि रखनी चाहिए, परंतु जोखों के काम में उससे सावधान रहना चाहिए। उसका दोष प्रकट होने पर उसको छोड़ने में संकोच ना हो। जो बात 100 बार समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है, और उसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। ठीक। जो जो बात 100 बार समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में क्या हो जाती? बैठ जाती है, और उसी के वास्ते लोग उसको क्या कहते हैं? परीक्षा गुरु। ठीक। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। आगे आ जाइए।
जो मनुष्य ईश्वर का नियम तोड़ेगा उसको अपने पाप का अवश्य दंड मिलेगा। नए मित्रों की संगत में बैठने लगा, नाच रंग की धुन लगी, वेश्याओं के झूठे मूठे हाव भाव देखकर लोटपोट हो गया। मैं सदके कुर्बान, मुझे न छेड़ो, खुदा कसम मेरी तरफ तिरछी नजर से ना देखो। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है, भला परोपकार आज शुभ कार्यों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। निस्संदेह मित्रता ऐसी ही चीज है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते हुए किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। कौन कहता? ब्रज किशोर। जरूरत भी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है चुन्नीलाल। पति ही स्त्री का जीवन है, और बिना स्त्री को जी कर क्या करना। ये कौन कहता है? कामिनी। अब इनके मुख्य पात्रों की कथन जो दे दे। लाला मोहन, मदन मोहन, इनके जो मुख्य पात्र है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगत में फंसा रहता है, अंत में जेल में जाता है जहां एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। लाला ब्रज किशोर। लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार इंसान भी है वो। मुंशी चुन्नीलाल। मदन मोहन का चापलूस मित्र जो पहले लाला ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपए महीने पर नौकरी करता था। मिस्टर सिंभू दयाल। मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा कर लेता है। हर किशोर। लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। गौर पात्र में देखते कौन कौन है। कामिनी मदन मोहन की पत्नी है। प्रियमवदा ब्रज किशोर की पत्नी। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र। हकीम अहमद मित्र। बाबू बैजनाथ। ये सब छोड़ देते, चलिए आगे आ जाइए। उपन्यास उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठीक, आगे आ जाए। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होती। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पद्यों की भाषा ब्रज है, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली। ये उस युग के प्रभाव का कारण। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त शिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया। प्रमुख उदाहरण कौन कौन से? ये हमने पढ़ चुका है, चलिए आगे आ जाइए। कि विलायत की सब उन्नत का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट। प्रीत का सुख ऐसा ही है, अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथ ही प्रणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन सुनकर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथों से अपनी डबडबाई आंखों के आंसू पुछ जाने पर संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च देने से भी नहीं हो सकता। ठीक, ये कौन कहता? लाला हरदयाल कहते हैं। परोपकार की इच्छा उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी जुल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब, परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की बुद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी ही रहती है, क्षमा रहती है। लाला ब्रज किशोर। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नत करने के लायक सब समान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी से ही बहुत तरह की कल चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने ग्रास मुख में नहीं जाता। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। लाला ब्रज किशोर कहते। चलिए आगे आ जाइए।
सब आप लोग देख लीजिएगा। अब लोग हम आ जाते हैं कहाँ पे। अब तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रेमचंद पूर्व युग उपन्यास का क्या था? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग। ठीक, उपन्यास में प्रेमचंद युग, नाटक में प्रसाद युग, कहानी में प्रेमचंद युग, निबंध आलोचना में शुक्ल युग। चलिए, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय हुए, उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। सब छोड़ दीजिए। 1880 में जन्म हुआ था, 36 में 1880 में जन्म हुआ, 1936 में मर गए थे। आगे आ जाइए। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। किसने दिया? धनपत राय यानी कि प्रेमचंद। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक नारायण निगम, दया नारायण निगम ने दिया। ठीक, आगे आ जाइए। प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिक तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा गया। खूब मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। फॉर्म जल्दी आ गया, समय भी कम है, लेकिन अगर आपने फॉर्म भर दिया या भरना चाह रहे हैं, जरूर आप लोग फॉर्म भरिए। ये मत सोचिएगा कि अगली बार देंगे, इस बार आप अपना 100% दीजिए। है ना कि एक शेर है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। हमारे पास अगर 2 दिन का समय बच रहा है तब भी हमको अपना 100% देना है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। इतना अच्छा प्रदर्शन करके आइए, सिलेक्शन तो होगा ही। चलिए, प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता और नैतिक उपदेशों से भरा रहा है। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती, उनका महत्व 2 कौड़ी का है। ठीक, आगे आ जाइए। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा हिंदी रूपांतरण। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास कौन कौन से, उनके हिंदी रूपांतरण। और इसको याद कैसे करना, देखिए। पहला इनका उर्दू उपन्यास कौन सा है? असरारे मवाविद। ठीक, 1903 से 5 में लिखा। और इसका हिंदी रूपांतरण देवास्त्र। तो इसको याद कैसे करना है कि उर्दू का हिंदी में याद कैसे होगा? तो असरारे, हम आस लेके कहाँ जाते हैं? कोई आस या मांगने कहाँ जाते हैं? देवस्थान पे, यानी मंदिर में जाते हैं, देवस्थान। तो असरारे मवाविद का क्या हो जाएगा? देवस्थान रहस्य। तो देव के स्थान पे जाते हैं हम आस लेके। आगे आइए। हम खुरमा ओ हम समाब, हम सवाब, हम खुरमा हम सवाब, यानी कि 2 प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह। किसना, 1907। किसना, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों को कपड़े लेकर पेड़ पे जाते, यानी कि गबन करते हैं, वो गबन, एक मक्खन चुरा लेते हैं। जलवा ए इसार, जलवा 1912। और जलवा हम कब करते हैं? जब हमको वरदान मिलता है तब हम जलवा करते हैं। ठीक, बाजारे हुस्न, ठीक, सेवा सदन, सेवा सदन, बाजारे हुस्न सेवा। जब हमको हुस्न मिलता है तो हम सेवा करते हैं। हुस्न यानी कि जैसे मान लो हमको किसी लड़की से प्रेम हो गया, हम उसकी बहुत सेवा करेंगे। ये खा लो बेबी, ये खा लो, वो कर लो, है। तो बाजारे हुस्न तो सेवा सदन। ठीक, अब आगे जाइए, आगे आ जाइए।
गोश ए आफियत, गोश ए आफियत, प्रेमाश्रम। जब हमारी हमारी जान आफत में कब पड़ती है? जब हम प्रेम में होते हैं। ठीक ठीक, प्रेम में होते हैं। चौगान ए हस्ती, हाथी वगैरह कहाँ दिखाई देती है? रंगभूमि में, जहाँ पे युद्ध होता है। ठीक, ये हो गया। चलिए, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दिया? सुप्रसिद्ध बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिया गया। ठीक, प्रेमचंद अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में उनका स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया इन्होंने। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे मवाजिद उर्दू में था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प। और इसको मानता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी 1907 में लिखा गया। ठीक, रूठी रानी। ठीक है, प्रेमचंद का एकमात्र उपन्यास कौन सा लिखा गया? रूठी रानी। ठीक है, चलिए। इस उपन्यास में मारवाड़ के राजा मालदेव की रूठी रानी इमादे की कथा है। मालदेव ने शेरशाह को परास्त कर दिया था, किंतु रूठी रानी को ना मना सका। साथ ही साथ राजपूतों की वीरता एवं आपसी फूट को भी दर्शाया गया। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ठीक, चलिए। प्रेमचंद के जो उपन्यास है उसमें वर्णन क्या क्या हो, किस किस चीज का हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। देवस्थान रहस 1905, धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पाखंड का चित्रण। प्रेमा अर्थात 1907, ये कब का है? 1907 का है, 1907। विधवा विवाह की समस्या का चित्रण, आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन। ठीक, सेवा सदन 1918, इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर ध्यान दिया गया है। वरदान 1921, प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्र। प्रेमाश्रम 1922, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया। रंगभूमि 1925, नव विकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा में द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र, उत्पीड़ित जनता का चित्रण हुआ। ठीक, कायाकल्प 1926। ठीक, जमींदारी प्रथा का वर्णन, जगदीशपुर रियासत की रानी देवी प्रिया की विलास और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा की गई इसमें। निर्मला 1927, दहेज एवं अनमेल विवाह की प्रस्तुति। प्रतिज्ञा 1929, प्रेमा अर्थात दो सखियों के विवाह का परिष्कृत रूप। गबन 1931, कला की दृष्टि से प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना गया है। इसमें दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री आभूषण की प्रियता, त्रासदी और नाटकीयता का चित्रण किया गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्मभूमि पे आते हैं। कर्मभूमि राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही इसमें अछूतों सामाजिक जीवन में सुकृत का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों पर गंभीरता से उठाया गया। इस उपन्यास में शहरी क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार एवं सुखदा, ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत ने एवं आत्मानंद ने किया। गोदान 1936, इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियां एवं शहरी जीवन की झलकियां हैं। 7 छोटी एवं बड़ी कथाएं तथा भारतीय किसान जीवन की महागाथा होरी के माध्यम से होरी का चित्रण किया गया। चलिए आगे आते हैं, प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार। ठीक, अन्य उपन्यास और उपन्यासकार। चलिए, पहला आता गोविंद वल्लभ पंत, 1887 से 1961, 1887 से 1961। चलिए, सूर्यास्त 1922, प्रतिमा मदारी एक सूत्र। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव 1889 1976, महाशय भड़ाम सिंह शर्मा, बिलायती उल्लू
प्राणनाथ, गंगा जमुनी, ठीक, लत थोरीलाल, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग 1932। जयशंकर प्रसाद, इनके 3 नाटक हैं, ठीक। 3 नाटक कौन से हैं? कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल के कतई, ऐसे याद करना है इनका, कतई 29, 34, 36, ठीक। 29, 34, 36। तो कंकाल, तितली, केटीआई। चलिए आगे आ जाते हैं। राधिका रमण सिंह 1890 से 1900 कहता राम रहीम, पुरुष और नारी 1939, चुंबन और चाटा 1956, विशंबरनाथ कौशिक का माँ 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट, भिखारी 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए चतुर्सेन शास्त्री, हृदय की परख 1918, व्यभिचार 1924, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, ठीक, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगर वधु 1948 कई बार पूछा जा चुका है, वयम रक्षा में 1955 कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया 1926, शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया 1926, ठीक। चलिए इसे आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। सियाराम शरण गुप्त, ठीक, सियाराम शरण गुप्त 1995, बोध 1932, अंतिम नारी 1937, अनूपलाल मंडल 1896 से 1982, निर्वासिता 1929, समाज की वेदी पर 1931, साकी 1932। चलिए चंडी प्रसाद हृदयेश, मनोरमा 1924 पूछा गया है, मनोरमा 1924 में। भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रेम पथ 1926, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, लालिमा 1934, दो बहनें 1940। आगे आ जाइए, टूटते बंधन 1963, आज और अभी 1971, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा 1930, अलका 1933, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1939, बिल्लेसुर बकरिया 1942, काले कारनामे अपूर्ण है 1950, इंदुलेखा ये भी अपूर्ण है इनका, ठीक। इनका बिल्लेसुर बकरिया कई बार पूछा जा चुका है, कुल्ली भाट, और ये कौन कौन से हैं? आन कब, अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया। चलिए पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली के दलाल 1927, चॉकलेट 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1900, मनुष्यानंद 1935, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी 1945, घंटा 1945, आदि आदि। त्रिनाथ सिंह पे आ जाते हैं, प्रेम परीक्षा 1927, और इनका छोड़ प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विदा 1927, विजय 1937, ठीक, 42 1947, और ठीक है छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते। ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का व्यभिचार 1928, दिल्ली का व्यभिचार, बुरके वाली 1928। आगे आ जाइए।
बात है प्रेमचंदोत्तर युग। अब प्रेमचंद युग हमारा हो गया, प्रेमचंदोत्तर युग पे आते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों का विवेचन डॉक्टर मधुरेश तथा नगेंद्र ने इस प्रकार किया। मनोविश्लेषणवादी इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज, ये प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कैसे हैं? प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार 1905 19 का परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। यानी कि ये किसको करते हैं? परखते हैं। किसको? सुनीता को। सुनीता को परखते हैं, फिर उसको त्याग पत्र देते, फिर कल्याणी के पास जाते हैं, सुख जीवन विवर्त में व्यतीत करते हैं, फिर जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। इसको याद कर ले, ठीक। इलाचंद्र जोशी, इनको लज्जा होती है। लज्जा क्यों होती है? एक सन्यासी इनको पर्दे की रानी बनाता है, प्रेत और छाया का डर दिखा के को निर्वासित करता है। वहां से मुक्त के पथ चलते 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 रात हो जाती है। सुबह के भूले इधर उधर भागते रहते हैं, फिर जिप्सी में बैठ जाते हैं, फिर जहाज का पंछी की तरह, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कब की प्रेयसी। चलिए, अज्ञेय, शेखर एक जीवनी, पहला भाग 1940, दूसरा 44, नदी के द्वीप, अपने अपने एसडब्ल्यू 1961, ठीक। चलिए आगे। डॉक्टर देवराज, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, दूसरा सूत्र, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट, दोहरी आग की लपट। उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट पे उदय शंकर भट्ट पे आते हैं। नए मोड़, सागर की लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मछुआरों के जीवन पे, बार सोया के मछुआरों पर, उदय शंकर 1956, 2 अध्याय 1963, शेष अशेष उपेंद्र नाथ, अश्क सितारों के खेल, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, नंगी बाधो ना नाव ठाव बंद, 1974। किसका? उपेंद्र नाथ। विष्णु प्रभाकर पे आ जाते हैं, ढलती रात, ठीक। नारीश्वर इनका इंपॉर्टेंट है, संकल्प, स्वप्न और संस्कार को देखना है। भीष्म साहनी, झरोखा, झरोखा 1967, कड़ियां 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 19, कुंतो 1993, नीलो नीलोमा नीलोफर 2000, नीलोफर 2000, जय हिंद की सेना 2010, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर को हम लोग देख, अमृतलाल नागर। महाकाल, सेठ बाकेलाल, बूद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघटों एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे मोती, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियां। इसको हमको देख लेना। अमरकांत पे आते, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, कटेली राह के फूल, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुखजीवी, हथियारों से, सुंदर पांडे की पतोहू, खुदी राम, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा, ठीक। ये कौन है? व्यक्तिवादी उपन्यासकार है। पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, खिलौने, भूले बिसरे चित्र, फिर वह नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत राम को, प्रश्न मरीज का, रुराज चूंडा धुप्पल चाड़क। इसको याद कैसे करना है? इनका पे पतन हो जाता है किसके चक्कर में? चित्रलेखा। 3 साल बेचारे बीए के उसके साथ गुजारते हैं, 3 साल उसके साथ गुजारते हैं, पतन हो जाता है। फिर आखिरी दांव चलते हैं, अपना खिलौना उलौना यानी रोना धोना उसके सामने करते हैं, भूले बिसरे चित्र,
जो अपने फोन में रहता है उसको दिखाते, देखो तुम्हारे साथ ऐसी थी, अब जा रही हो। फिर कहते हैं यार वो इतना सब कुछ करने के बाद फिर नहीं आई। सामर्थ्य और सीमा खो देते हैं, थके पांव के से रेखा के पास जाते हैं, उसके सीधी सच्ची बातें करते, कहते हैं देखो अब तुम ही बची हो, बाकी सब तो नचाते रहते हैं। प्रश्न और मरीचिका में मैं उलझा हुआ हूँ, युवराज चुंडा, धुप्पल और चाणक्य। याद। लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक। धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 कई बार पूछा गया है, बड़के भैया 1973 ये भी पूछा गया, बसंत की प्रतीक्षा 1975 ये भी पूछा गया है, गली अनारकली ये भी पूछा, कनाट प्लेस 1986 ये भी पूछा गया। चलिए। प्रत्यागत, लगन, संगम, गढ़कुंडार, कुंडलीचक, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मनिया, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अमरबेल, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विलास, माधवाजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। इकबाल बहादुर देवसरे, नालंदा, ओरछा की नर्तकी, सुल्तान मालवा, बेगम हजरत महल और गुलफाम मंजिल 1980। हजारी प्रसाद द्विवेदी पे आ जाते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पुत्र। इसको याद कैसे इनका करना है, पहले आत्मकथा लिखते हैं, उसमें चारुचंद्र को लेख के रूप में परिवर्तित करते हैं, फिर उसको नया रूप देते हैं और वो बन जाता है क्या, अनामदास का पोथा। इसको ऐसे याद कर ले। ठीक। या इसको ऐसे याद कर सकते हो, बचपन, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, ना से अनामदास का पोथा। बचपन, 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 बचपन। चलिए। कन्हैयालाल ओझा, संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम, संभवामि, कसौटी। शिव प्रसाद सिंह रुद्र काशिके, बहती गंगा 1952, सचितात। आगे आ जाइए। वीरेंद्र कुमार जैन, अनुत्तर योगी। वीरेंद्र कुमार जैन का क्या है, अनुत्तर योगी, तीर्थंकर महावीर, चार खंडों में क्रमशः 74, 75, 78 और 81। चलिए। रघुवीर सहाय, आग और पानी 1954, ढलती तलवार, पहली हार और रंग बिरंगे चेहरे, सोने की राख, ये दोनों देख ले। ठीक। चलिए आगे आते हैं। बच्चन सिंह, सूतो व सूत पुत्रों व, पांचाली, राजीव सक्सेना, पाड़ी पुत्री, सोमा सर। आनंद प्रकाश जैन, तीसरा नेत्र, कुड़ाल की आंखें, तांबे के पैसे, कठपुतली के धागे, आठवीं भावर, शिव सागर मिश्र, राज तिलक। राज तिलक, मगध की जय, मनु शर्मा 1900, राणा सांगा, शिवाजी का आशीर्वाद, द्रौपदी आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, गांधारी की आत्मकथा आदि। ठीक। राम को, अब ये सब अपना आप देख लीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक। चलिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा सा देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों को एक नई ऊंचाई दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा में कवि बाणभट्ट के जीवन के आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थितियों का चित्रण इन्होंने किया हुआ। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होने पर भी मूलतः कल्पना एवं लोकश्रुति से प्राप्त प्रसंगों के संयोजन से लिखी गई है रचना है, जो 6ठी-7वीं शताब्दी की कथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित हुआ है। बाणभट्ट की निपुणिका एवं भट्टनी इस क्लासिक उपन्यासकार के पात्र। नामवर सिंह इस उपन्यास के को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। नामवर सिंह इस उपन्यास को यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। इसके लिए वे प्रेमर्थो महान सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ठीक। चारुचंद्र लेख आत्मकथात्मक शैली की उपन्यास है। इसमें राजा सातवाहन तथा रानी चारुचंद्र
लेखा की प्रेम कथा वर्णित है। चारुचंद्र लेख में 12वीं से 13वीं शताब्दी की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। तर्क एवं भारतीय शासकों के मध्य युद्धों का वर्णन वर्णन के साथ तुर्कों द्वारा भारतवर्ष के पराभव के कारण की भी विवेचना की गई। चारुचंद्र लेख में भारतवर्ष के पराभव का कारण रूढ़िया, अंधविश्वास, योग एवं तंत्र साधना से जकड़े होना चित्रित किया गया। पुनर्नवा में गुप्त काल के समय में विशेषकर समुद्रगुप्त के काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है। ठीक है, ऐसे आगे शूद्रक एवं मृच्छकटिकम, नामदास का पोथा औपनिवेशिक औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है, उपनिषद को आधार बनाकर लिखा गया। ठीक, अब प्रगतिवादी उपन्यासकार इसके यहाँ से कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। खूब मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू।